दोस्तों, वेलकम करता हूँ जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर में। और आज मैं आपके सामने शर्लक होम्स की बहुत शानदार कहानी लेकर आया हूँ, जिसका मुझे भी बड़ी बेसब्री से इंतजार था। तो आइए बिना किसी देरी के साथ कहानी सुनते हैं। द हाउंड्स ऑफ द बास्करविल्स। ये ठीक भी है, बहुत आवश्यक है कि सर चार्ल्स का वारिस बास्करविल्स हॉल में रहे और उन सब अच्छे कामों को फिर से चालू करे जो दुखपूर्वक बंद हो गए हैं। अगर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ज्यूरी का नीरस निष्कर्ष उन सब रोमांटिक कहानियों का अंत नहीं कर पाता जो इस मामले में कानाफूसी करके चल रही थी, तो बास्करविल्स हॉल के लिए कोई रहने वाला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा समझ में आया कि इनका उत्तराधिकारी, अगर वो अभी भी जिंदा है, तो मिस्टर हेनरी बास्करविल हैं। वो सर चार्ल्स बास्करविल के छोटे भाई के बेटे हैं। जैसा आखिर में सुनने में आया, वो युवा अमेरिका में है। उनको इसके बारे में बताने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और उन्हें अच्छा धन प्राप्त होने वाला है। डॉक्टर मोर्टिमर ने अपने पत्र को मोड़ा और अपनी जेब में अंदर रख लिया। मिस्टर होम्स, सर चार्ल्स बास्करविल की मौत के बारे में ये कुछ आम तथ्य हैं जो सर्वविदित हैं। शर्लक होम्स बोले, इसको मेरे ध्यान में लाने के लिए आपका धन्यवाद। इसके कुछ दिलचस्प पहलू हैं। मैंने उस वक्त अखबार में इसके बारे में कुछ टिप्पणियां तो पढ़ी थीं, लेकिन उस वक्त मैं वेटिकन कैमियो मामले में इतना ज़्यादा उलझा हुआ था कि पोप को संतुष्ट करने की चिंता में मेरा कई रोचक इंग्लिश मुकदमों से ध्यान हट ही गया। आपका कहना है कि इस लेख में सभी सार्वजनिक तथ्य मौजूद हैं? हैं, अवश्य ही। तब मुझे गोपनीय तथ्य बतलाएं। वो पीछे की ओर झुके, उंगलियों के पोरों को मिलाया और अपनी अत्यंत भावशून्य और न्यायिक मुद्रा में बैठ गए। अब डॉक्टर मोर्टिमोर, जो अब बहुत गहरे भाव दिखा रहे थे, बोले, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अभी तक मैंने किसी से नहीं बताया। मेरा उसको ज्यूरी को छुपाने का मेन कारण ये था कि एक साइंस में विश्वास रखने वाला आदमी पब्लिक पद पर रहते हुए किसी व्यापक अंधविश्वास का समर्थन नहीं कर सकता। मेरा और मकसद था, जैसा कि अखबार में कहा गया, अगर बास्करविल्स हॉल की अंधकारमय प्रतिष्ठा के बारे में कुछ और किया गया तो ये फिर दोबारा नहीं बस पाएगा। और इन दो कारणों की वजह से ही मैं जितना जानता था उससे कम बताना ही मैंने ठीक समझा। इससे कुछ खास फायदा नहीं होना था, लेकिन आपके साथ कोई कारण नहीं है कि सब साफ साफ ना बतलाऊं। दलदल पर बस्ती बहुत कम है और जो वहाँ रहते हैं वो बहुत घनिष्ठ हो गए हैं। इस वजह से मैं सर चार्ल्स बास्करविल से काफ़ी मिलता रहता था। वहाँ कई मील तक आसपास में लॉफ्टर हॉल के मिस्टर फ्रैंकलिन और प्रकृतिवादी मिस्टर स्टेपलेटन को छोड़कर और कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। सर चार्ल्स एक रिटायर्ड आदमी थे, लेकिन बीमारी की वजह से हम ज़्यादा घनिष्ठ बन गए और साइंस के अनेक विषयों में हमारी अभिरुचि हमको साथ बांधे रही। वो दक्षिण अफ्रीका से विज्ञान की काफ़ी जानकारी हासिल करके आए थे। हम लोगों ने कई सुहावनी शाम ऑस्ट्रेलियाई बुशमैन और दक्षिणी अफ्रीका के मनुष्यों की रचना करने की तुलना करने में बिताया। कुछ ही महीनों बाद मुझे साफ तौर से नजर आने लगा कि सर चार्ल्स का तांत्रिक तंत्र विक्षेप की चरम स्थिति पर पहुंच गया है। उन्होंने इस किंवदंती को, जो मैंने अभी आपको सुनाई, अपने दिल की गहराइयों में इस तरह से बसा लिया कि उनको रात में दलदल जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं कर सकता था। मिस्टर होम्स, आपको ये अविश्वसनीय लगे, पर उनको ईमानदारी से विश्वास हो गया था कि उनकी फैमिली पर एक दुर्भाग्य मंडरा रहा है। अपने वंशों के अभिलेख भी जो वो दे पा रहे थे वो भी कुछ उत्साहजनक नहीं थे। किसी प्रेत बधित विपत्ति की आहट उनको सदा ही सताती रहती थी। उन्होंने कई बार मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी अपनी चिकित्सा यात्राओं पर जाते वक्त रात में कोई भयानक अजीब जानवर देखा है या किसी कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनी है। ये बाद वाला सवाल उन्होंने मुझसे कई बार हमेशा एक आवेश से कांपते हुए आवाज़ में पूछा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस घटना के करीब 3 सप्ताह पहले मैं एक शाम को उनके घर ड्राइव करके पहुंचा। वो इत्तेफाक से हॉल के दरवाजे पर खड़े थे। मैं अपनी टमटम से उतरकर उनके सामने खड़ा हुआ। मैंने देखा कि उनकी आंखें मेरे कंधे के ऊपर टकटकी लगाकर घूर रही हैं
और वो एक बहुत डरावनी दशा थी। मैंने जल्दी मुड़कर देखा, मुझे किसी चीज़ की थोड़ी सी झलक मिली। मुझे ऐसा लगा कि रास्ते के सिरे पर बछड़े की शक्ल की कोई काली सी चीज़ चलकर गई हो। वो इतने उत्तेजित और चिंतित थे कि मुझे वहां जाने के और उसके चारों ओर देखने के लिए बाध्य कर दिया जहां वो जानवर खड़ा था। हालांकि वो चला गया था, लेकिन इस घटना ने उनके दिमाग पर बहुत खराब असर डाल दिया था। पूरी शाम मैंने उनके साथ गुजारी। मैं उनके मन के भाव को व्यक्त करना चाहता हूँ। मैंने जो दस्तावेज आपको अपनी पहली मुलाकात में पढ़कर सुनाया था, वो उन्होंने मुझे गुप्त रूप से बतलाया था और इसी दौरान दिया था। मैं इस छोटी सी घटना को इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि जो दुख की घटना बाद में घटी, उसमें इसका बहुत ही महत्व हो सकता है। पर उस वक्त मुझे लगा था कि ये एक मामूली विषय था और उनके लिए इतना चिंतित होना कोई महत्व नहीं रखता। मेरी ही सलाह से सर चार्ल्स लंदन जाने वाले थे। मुझे पता था कि उनका दिल प्रभावित हो गया है। वो जितने डिप्रेशन में रहते थे, उसकी वजह चाहे आम ना रही हो, पर उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही थी। मेरे विचार से शहर में कुछ महीने रहने या हवा बदलाव से वो एक नए व्यक्ति बनकर लौटेंगे। हम दोनों के दोस्त मिस्टर स्टेपलेटन का भी यही विचार था और आखिरी पल में ये भयानक आपदा घट गई। सर चार्ल्स की मौत की रात को जब बावर्ची बारीमोर को पता चला, तो सईस पार्किंस को घोड़े पर मेरे पास भेजा क्योंकि मैं देर तक जाग रहा था। मैं घटना घटने के 1 घंटे के भीतर ही बास्करविल्स हॉल पर पहुंच गया था। मैंने सब तथ्यों को जांचने के बाद उनको पुष्ट किया, जैसा कि तहकीकात में लिखा हुआ था। मैं यूं गली में बने पैरों के निशान के साथ साथ चलकर गया। मैंने दलदल के गेट के उस स्थान का भी निरीक्षण किया जहां पर कथित तौर पर उन्होंने इंतजार किया था। मैंने ये नोट भी किया कि उस जगह पर पदचिन्हों की शक्ल बदल गई थी। मैंने ये भी देखा कि मुलायम बजरी पर बारीमोर के पैरों के निशान के अलावा वहां और कोई भी निशान नहीं थे। मैंने पार्थिव शरीर का भी भली भांति से निरीक्षण किया, जो मेरे पहुंचने तक छुआ नहीं गया था। सर चार्ल्स मुंह के बल पड़े थे, हाथ पसरे हुए थे, अंगुलियां जमीन में खोद रही थीं। उनके चेहरे का भाव इतना बिगड़ा हुआ था कि मैं उनकी पहचान भी नहीं कर सका। निश्चित तौर पर उनके शरीर पर किसी तरह की चोट नहीं थी, पर बारीमोर ने तहकीकात के दौरान एक झूठा बयान दिया था। उसने कहा था कि उनके पार्थिव शरीर के चारों ओर किसी तरह के निशान नहीं थे। उसे कोई निशान नहीं दिखे, लेकिन मुझे दिखे, कुछ थोड़ी दूर पर, लेकिन नए और साफ। पैरों के निशान? हाँ, पैरों के निशान। आदमी के या औरत के? डॉक्टर मोर्टिमर ने एक अजीब नज़र से कुछ देर हमारी ओर देखा और उनकी आवाज़ एक कानाफूसी की सी आवाज़ थी जब उन्होंने कहा, मिस्टर होम्स, वो एक विशाल काय शिकारी जीव के पैरों के निशान थे। आइए अब चैप्टर 3 शुरू करते हैं। समस्या। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने में देर ना करें, क्योंकि कहानी अभी जारी है। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ कि इन शब्दों को सुनकर मेरे अंदर एक कंपकपी आ गई। डॉक्टर की आवाज़ में एक पुलक या रोमांच था, जिससे जाहिर होता था कि उन्होंने हमें जो कुछ भी बतलाया उससे वो स्वयं भी भावुक हो गए थे। होम्स एक उत्साहजनक प्रसन्नता से आगे की तरफ को झुके। उनकी आंखों में एक गहरी और ख़ास चमक थी, जो तब निकलती थी जब वो अत्यंत उत्साही होते थे। आपने ये देखा? इतना स्पष्ट जितना आप देख रहे हैं, और आप कुछ नहीं बोले? बोलने से क्या फ़ायदा होता? ये कैसे हुआ कि आपके सिवा किसी और ने ये नहीं देखा? पैरों के निशान पार्थिव शरीर से करीब 20 गज की दूरी पे थे और किसी और ने इसके बारे में नहीं सोचा। अगर मुझे ये किंवदंती पता नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं सोचता। दलदल पर भेड़ों की रखवाली करने वाले बहुत शिकारी कुत्ते हैं, कोई भी शक नहीं, पर यह शिकारी कुत्ता नहीं था। भेड़ों की रखवाली करने वाला कुत्ता नहीं था? आपका कहना है वो बड़ा था? बहुत ही बड़ा। लेकिन वो पार्थिव शरीर तक नहीं पहुंचा था। नहीं। वो रात किस तरह की थी? ठंडी और नम। पर वास्तव में बरसात नहीं थी। नहीं। गली किस तरह की है? पुराने सदाबहार पेड़ों की बेलों की हैज की 2 लाइनें हैं, जो करीब 12 फुट ऊंची और अभेद्य हैं। दोनों के बीच में करीब 8 फुट चौड़ी चलने की जगह है। चलने की जगह और हैज के बीच में और कुछ है? हाँ, चलने के रास्ते के दोनों ओर करीब 6 फुट
चौड़ी घास की पट्टियां हैं। मेरी समझ में ऐसा आता है कि ये जो सदाबहार पेड़ों की दीवार सी है, वहाँ सिर्फ एक जगह भेद है, जहाँ गेट है। जी हाँ, विकेट गेट जो दलदल का रास्ता खोलता है। इसके अलावा और कहीं नहीं खुला है? कहीं नहीं। इसलिए सदाबहार वृक्षों की गली में पहुंचने के लिए किसी को या तो सीधे घर से आना होगा या फिर मूर गेट से ही घुसना होगा। गली के किनारे के पास एक और निकास है जो समर हाउस के अंदर होकर निकलता है। क्या सर चार्ल्स वहां तक पहुंच गए थे? नहीं, वो इसके करीब 50 गज पहले ही पड़े हुए थे। डॉक्टर मोर्टिमर, मुझे आप माप बतलाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो पैरों के निशान देखे थे वो रास्ते पर थे या घास पर? घास पर तो पैरों के निशान नहीं देखे जा सकते। क्या निशान उसी रास्ते की तरफ थे जिधर मूरगेट है? जी हाँ, वो रास्ते के उसी किनारे पर थे जिधर मूरगेट है। आप में मुझे बहुत दिलचस्पी आ रही है। एक बात और पूछनी है, क्या विकेट गेट बंद था? हाँ, बंद था और ताला लगा था। ये कितना ऊंचा होगा? करीब 4 फीट ऊंचा। फिर तो कोई भी इसे लांग कर आ सकता है। जी हाँ। और विकेट गेट के पास क्या कोई निशान मिले? खास तौर पर तो नहीं। हे भगवान, किसी ने नहीं देखे? हाँ, मैंने खुद देखे थे। और कुछ नहीं मिला? वो सब असंतुष्ट और उलझन भरा था। सर चार्ल्स वहां पर 5 या 10 मिनट ही खड़े रहे होंगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उनके सिगार से राख वहां 2 बार गिरी थी। बहुत अच्छा, ये हमारे सहयोगी हैं माय डियर वॉटसन। लेकिन पैरों के निशान? उनके पैरों के निशान बजरी के उस रास्ते के भाग पर सब जगह छपे हुए थे। मैं और कुछ नहीं देख पाया। शर्लक होम्स ने अधीरता से अपना हाथ अपने घुटनों पर दे मारा। वो चिल्लाकर बोले, काश मैं वहां होता। वाकई ये बहुत बड़ा रोचक केस है और इससे विज्ञान विशेषज्ञ को एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। बजरी का रास्ता, जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, वो तो कब का पानी से मिट गया होगा और आने जाने वाले किसानों से गंदा हो गया होगा। अरे डॉक्टर मोर्टिमर, क्या आपको मुझे नहीं बुला लेना चाहिए था? वास्तव में आपको बहुत कुछ जवाब देना होगा। सारी दुनिया को ये तथ्य बिना बताए मैं आपको कैसे बता सकता था? मैंने ऐसा करना क्यों ठीक नहीं समझा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसके बावजूद आप संकोच क्यों कर रहे हैं? एक ऐसा राज्य भी है जहाँ बहुत कुशाग्र, बहुत अनुभवी जासूस जासूसी करने में असमर्थ हो जाते हैं। आपका मतलब है कि ये घटना अलौकिक या दिव्य है? मैंने निश्चित तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, लेकिन साफ तौर से आप ऐसा ही सोचते हैं। मिस्टर होम्स, दुखद घटना के बाद मेरे कानों में बहुत ऐसी चर्चाएं सुनने को आई हैं जो प्रकृति के स्वाभाविक उसूलों से मेल नहीं खाती। जैसे उदाहरण के लिए, मुझे मालूम हुआ है कि इस भयानक घटना के होने से पहले कई लोगों ने दलदल पर एक ऐसे जीव को देखा था जो बास्करविल्स के शैतान के जैसा था। ये कोई ऐसा जानवर नहीं हो सकता था जो किसान की जानकारी में हो। सब लोग इस बात पर सहमत थे कि ये एक विशालकाय जीव था, चमकीला, बहुत भयानक, हानिकार और पिशाचिय। मैंने इन लोगों से ज़िरह की। उनमें से एक ठेठ गांव का था, एक नालबंद था और एक दलदल का किसान था। सब लोग इस भयानक पद की एक ही कहानी कहते थे जो पुरानी कहानी के नरकीय जीव से मेल खाता था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरे जिले में सभी डरे हुए हैं और शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा जो रात को दलदल पार करेगा। और आप, जिसे विज्ञान में प्रशिक्षण प्राप्त है, विश्वास करते हैं ये कुछ अलौकिक है? मुझे नहीं मालूम मुझे किस बात पर भरोसा करना चाहिए। होम्स ने कंधे उचकाए और बोला, अभी तक मैंने अपनी तहकीकात इस भौतिक संसार तक ही सीमित रखी है। मैंने ये संघर्ष विनम्र भाव से बुराई को हटाने में किया, पर अब बुराई की जड़ पर ही धावा बोलना एक बहुत ही बड़ा काम होगा। लेकिन इतना तो आप भी मानोगे कि कम से कम पैरों के निशान तो भौतिक हैं। वो पहला खूंखार जीव जिसने आदमी का गला बाहर खींच निकाला काफ़ी भौतिक ही था, लेकिन वो खूंखार भी रहा होगा। मैं देखता हूँ कि आप काफ़ी अलौकिक विचारों में विश्वास रखते हैं। लेकिन डॉक्टर मोर्टिमर, अब आप मुझे ये बतलाएं, अगर आप इन सब चीज़ों में भरोसा रखते हैं तो मुझसे किस लिए सलाह मांगने आए हैं? आप एक ही सांस में ये कह सकते हैं कि सर चार्ल्स की मृत्यु की जांच बिल्कुल बेकार है और साथ साथ ये भी चाहते हैं कि मैं उनकी जांच करूं।
मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप इसकी जांच करें। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप मुझे सलाह दें कि मैं सर हेनरी चार्ल्स का क्या करूं जो वॉटरलू स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर मोर्टिमर अपने हाथ की घड़ी को देखते हुए बोले, आपसे ठीक 1 घंटा 15 मिनट में। क्या वो ही इसके वारिस हैं? जी हाँ, सर चार्ल्स की मौत पर हमने इस नवयुवक के बारे में खोजबीन की। पता चला कि वो कनाडा में खेती बाड़ी कर रहे हैं। हमारे पास इनके बारे में जो ब्यौरा आया उससे पता लगता है वो सब तरह से एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो एक चिकित्सक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि सर चार्ल्स की वसीयत का न्यासी और उसे कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूँ। क्या कोई और दावेदार नहीं है? नहीं, कोई और नहीं। जिस अकेले स्वजन का हम पता लगा पाए वो था रोजर बास्करविल। वो बेचारे चार्ल्स के 3 भाइयों में से सबसे छोटा था और चार्ल्स सबसे बड़े। दूसरा भाई जवानी में मर गया, जो इस नवयुवक हेनरी का पिता है। तीसरा भाई रोजर परिवार का एक कुल कलंक व्यक्ति है। वो पुराने शक्तिशाली बास्करविल्स की वंशावली से आया था। मुझे ऐसा बतलाया जाता है कि वो परिवार के ह्यूगो के पुराने चित्र की हूबहू प्रतिलिपि है। उसके लिए इंग्लैंड बहुत गर्म था। वो मध्य अमेरिका में पलायन कर गया और वहाँ पीले ज्वर से 1876 में मर गया। हेनरी बास्करविल्स परिवार का अंतिम व्यक्ति है। 1 घंटा और 5 मिनट में मैं उनसे वॉटरलू स्टेशन पर मिलूंगा। मुझे तार मिला है वो आज सुबह साउथहैम्पटन आ चुके हैं। मिस्टर होम्स, आप मुझे सलाह दें कि मैं उनको कहाँ ले जाऊं। उनको अपने पिता के घर में क्यों नहीं जाना चाहिए? ये स्वाभाविक नहीं लगता, लेकिन ये भी है कि जो कोई बास्करविल्स गया वहाँ उसका बड़ा दुखद अंत हुआ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर सर चार्ल्स को भी मौत से पहले मुझसे बात करने का मौका मिल पाता तो वो मुझे ज़रूर ही वंश के आखिरी आदमी, विशाल संपत्ति के इकलौते वारिस को भयानक स्थान पर न लाने की चेतावनी देते। लेकिन ये भी नहीं नकारा जा सकता था कि पूरे पिछड़े और उजाड़ ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि और खुशहाली उसके वहाँ रहने से ही आ सकती है। अगर हॉल में कोई नहीं रहता तो सर चार्ल्स ने जो अच्छे काम वहाँ किए हैं वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। मुझे डर है कि कहीं मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण फंस ना जाऊं, इसलिए मैं ये केस आपके सामने लाना चाहता हूं और आपकी ये राय मांगता हूं। होम्स ने कुछ पल विचार किया, फिर बोले, सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आपके विचार से कोई शैतानी ताकत है जो डार्टमूड को किसी भी बास्करविल्स को रहने के लिए असुरक्षित बना देती है। यही आपकी राय है? कम से कम कुछ हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ सबूत ऐसा ही संकेत देते हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर आपकी अलौकिक या दिव्य घटनाओं का सिद्धांत सही है तो वह नियम नवयुवक के लिए लंदन में ही उतना ही घातक होना चाहिए जितना कि डेवोनशायर में। एक ऐसे शैतान की जिसकी ताकत सिर्फ एक क्षेत्र में ही असर रखती हो, जैसे कि चर्च का वस्त्रागार, ऐसा कल्पना के परे है। मिस्टर होम्स, अगर आप खुद इन चीज़ों से सीधे संपर्क में आते तो शायद इस मामले को इतने हल्के में न लेते। आपकी राय, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि वो नवयुवक डिवोनशायर में भी उतना ही सुरक्षित है जितना लंदन में। वो 50 मिनट में पहुँचने वाला है। आप क्या सुझाव देते हैं? सर, मेरी ये राय है कि आप एक टैक्सी लें और वॉटरलू मेट्रो स्टेशन पर जाएं और सर हेनरी बास्करविल से मिलें। आप अपने कुत्ते स्पेनियल को, जो मेरे सामने के दरवाजे पर खरोंच मार रहा है, तुरंत हटा लें। और फिर आप उनसे बिल्कुल कुछ भी ना कहें जब तक मैं खुद इस मामले में अपना मन ना बना लूं। आपको अपना मन बनाने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे। डॉक्टर मोर्टिमर, मैं आपका अति आभारी होऊंगा अगर आप कल 10 बजे सर हेनरी बास्करविल्स को साथ लेकर मुझसे मिलें। इससे मुझे अपनी भावी योजनाओं को निश्चित करने में मदद मिलेगी। मिस्टर होम्स, मैं ऐसा ही करूंगा। उन्होंने अपने कमीज के कफ पर मिलने का समय घसीट लिया और वो अपने अनोखे भुलक्कड़ दिमाग वाले, अनोखे झांकने वाले अंदाज में बाहर निकल गए। होम्स ने उन्हें सीढ़ियों के अंत में रोका। सिर्फ एक और सवाल मिस्टर मॉर्टिमर, आपका कहना है कि सर चार्ल्स बास्करविल की मौत के वक्त कई लोगों ने इस प्रेत को दलदल पर देखा था। 3 लोगों ने देखा था। क्या उसके बाद किसी ने देखा? मैंने किसी के बारे में नहीं सुना। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। होम्स अपनी सीट पर वापस आ गए। उनके चेहरे से आंतरिक संतुष्टि झलक रही थी।
इसका मतलब था कि उनको अब एक सौहार्दपूर्ण काम करना था। वॉटसन, क्या आप बाहर जा रहे हैं? अगर आपको मेरी ज़रूरत ना हो तभी मैं बाहर जाऊंगा। नहीं डियर फ्रेंड, सिर्फ प्लान को कार्यान्वित करने के समय ही तुम्हारी ज़रूरत होती है। पर यह स्थिति कई दृष्टिकोणों से विशेष अच्छी है। जब आप ब्रैडली के पास से गुजरें तो उन्हें आधा किलो कड़क शाक तंबाकू भेजने के लिए बोल दें। धन्यवाद। अगर आप शाम के बाद लौटे तो बहुत अच्छा रहेगा। तब मुझे आज प्रातःकाल जो बहुत रोचक काम सौंपा गया है उसके बारे में अपने विचारों की तुलना करने में खुशी मिलेगी। मुझे मालूम था कि मेरे दोस्त के लिए उन पलों में एकांकी होना और तन्हा होना कितना ज़रूरी था, जब वो एक तीव्र मस्तिष्क की एकाग्रता से हर एक सबूत को बारीकी से तौलेंगे, विरोधी सिद्धांतों को प्रतिपादित करेंगे और एक दूसरे के सामने रखकर ये निश्चित करेंगे कि कौन से तथ्य आवश्यक हैं और कौन से निरर्थक। इसलिए मैंने अपना दिन अपने क्लब में बिताया और शाम तक बेकर स्ट्रीट ऑफिस नहीं आया। 9 बजे के करीब मैंने अपने आप को एक बार फिर ऑफिस में पाया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, पहले तो मुझे लगा कि कहीं आग लग गई है। धुएं से टेबल पर पड़ती रोशनी भी धुंधली दिख रही थी। लेकिन जैसे ही मैं घुसा, मेरा भ्रम दूर हो गया। ये मोटी तंबाकू का तीखा धुआं था जिसने मेरे गले को जकड़ लिया और जिससे मुझे खांसी आ गई। धुएं से मुझे ड्रेसिंग गाउन पहने हुए होम्स की छवि का एहसास हुआ। वो एक आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके होंठों में काली मिट्टी का चुरूट लगा था। पास में कागज़ों के कई बंडल थे। वो बोले, वॉटसन, क्या जाड़ा लग गया? नहीं, ये खतरनाक धुआं। ओह, जब आपने बताया तो लगता है कि काफ़ी घना है। घना? ये सहन नहीं हो रहा। तो खिड़की खोल लो। मैं समझता हूँ कि आपने पूरे दिन अपने क्लब में बिताया। माय डियर होम्स, क्या मैं सही हूँ? ज़रूर, लेकिन तुमने? मुझे हैरान होते हुए देखकर वो हंस पड़े। वॉटसन, तुम बहुत तरोताज़ा लग रहे हो। तुम्हारे दम पर ही मुझे यह खुशी मिल रही है। एक जेंटलमैन बरसाती और कीचड़ वाले दिन में बाहर जाता है। शाम को वो चमचमाते हैट और जूतों के साथ एकदम साफ सुथरा वापस आता है। इसलिए वो कहाँ पूरे दिन एक ही जगह पर रहा? कोई पक्के दोस्त भी नहीं। तो वो कहाँ रहा होगा? क्या साफ जाहिर नहीं होता? वेरी स्मार्ट। ये वाकई जाहिर होता है। दुनिया बहुत सारी जाहिर चीज़ों से भरी है, लेकिन कोई भी जाहिर तौर पर दिखता नहीं। तुम्हारा क्या अंदाज़ा है कि मैं कहाँ रहा? कहीं एक जगह ही? अलबत्ता नहीं, मैं डिवोनशायर गया था। आत्मा बनकर? अवश्य ही मेरा शरीर इस आराम कुर्सी पर पड़ा रहा। मुझे खेद है कि ये मेरे ना होने के बाद भी कॉफ़ी के 2 बड़े-बड़े मग और बहुत ज़्यादा मात्रा में तंबाकू भी चढ़ा गया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने स्टैनफोर्ड की दुकान से दलदल के इस भाग का ऑर्डिनेंस नक्शा मंगाया था और मेरी आत्मा पूरे दिन उसके चक्कर लगाती रही। मैं खुश हूँ कि मुझे मेरा रास्ता मिल गया। एक बड़े पैमाने का नक्शा? मुझे भरोसा है, एक बहुत बड़ा नक्शा। उन्होंने नक्शे के एक भाग को खोला और अपने घुटनों पर रख लिया। ये वो जिला है जो हमसे संबंध रखता है। बीच में वो बास्करविल्स हॉल है जिसके चारों ओर जंगल है। सही कहा। मैं सोचता हूँ कि सदाबहार पेड़ों की पंक्ति दलदल के दाहिनी ओर इस लाइन तक फैली होगी। हालांकि नक्शे में ये चिन्हित नहीं है। ये वहाँ मकानों का छोटा सा समूह ग्रिम्पेन का गांव होगा। यहीं पर हमारे मित्र डॉक्टर मोर्टिमर का मुख्य कार्यालय है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके 5 मील के घेरे में एक आध छुटपुट मकानों की छटा बिखरी हुई है। ये लॉफ्टर हॉल है जिसका विवरण कथा में आया था। यहाँ पर एक घर दिखाया गया है जो शायद प्रकृतिवादी स्टेपलेटन का हो सकता है। शायद उनका यही नाम था। यहाँ पर मूरलैंड के 2 बड़े फार्म हाउस हाइटोर और फाउल मायर स्थित हैं और 14 किलोमीटर दूर प्रिंस टाउन की अपराधी जेल स्थित है। इन बिंदुओं के बीच में और चारों तरफ निर्जीव और सूना दलदल फैला हुआ है। तो ये है वो स्टेज यानी रंगमंच जहाँ पर दुखांत नाटक खेला गया और जहाँ पर फिर एक बार हम इस नाटक को खेलने जा रहे हैं। ये बड़ा जंगली और बीहड़ प्रदेश होगा। जी हाँ, अगर दैत्य मनुष्यों के मामले में खलल डालना चाहें तो परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल हैं। तो आप आदि भौतिक या दैवीय शक्तियों की व्याख्या स्वीकार करते हैं? जी हाँ,
मैंने आज दिन के दौरान इस पर काफ़ी विचार किया है। आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आपने क्या पाया? ये बड़ी हैरानी में डालने वाली कहानी है। इसका अपना निजी चरित्र है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पद चिन्हों का बदलना। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मोर्टिमर का कहना है कि आदमी यू गली के इस भाग पर पंजों के बल चलकर गया। उसने सिर्फ इस बात को दोहरा दिया जो तहकीकात के दौरान किसी पागल ने कही होगी। कोई आदमी पंजों के बल चलकर गली तक क्यों जाएगा? तो फिर क्या? वो दौड़ रहा था वॉटसन, वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ रहा था और दौड़ा जब तक उसका कि दिल फट नहीं गया और मुंह के बल गिरकर मर गया। किससे भाग रहा था? यही तो हमारी समस्या अटकी है। ऐसे संकेत मिले हैं कि इसके पहले कि वो दौड़ता वो डर के मारे पागल हो गया था। आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं कल्पना करता हूँ कि उसके डर का कारण दलदल की तरफ से आया, और अगर ऐसा है तो ये किसी हद तक संभव भी लगता है। सिर्फ वही आदमी ही जिसने अपना होश खो दिया हो अपने घर से दूर भागेगा, घर की ओर नहीं जाएगा। अगर बंजारे की गवाही को सच माने तो वो सहायता के लिए चिल्ला रहा था और उस दिशा में दौड़ रहा था जिस दिशा में सहायता मिलना ना के बराबर संभव था। फिर दूसरी बात, वो उस रात में किसका इंतज़ार कर रहा था और वो यू गली में क्यों इंतज़ार कर रहा था, अपने घर पर क्यों नहीं? आप सोचते हैं कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा था? एक आदमी बूढ़ा और कमज़ोर था, ये हम सब समझ सकते हैं कि वो शाम को घूमने निकलते थे, लेकिन ज़मीन तो गीली थी और रात बहुत ख़राब थी। स्वाभाविक था वो 5 या 10 मिनट के लिए खड़े रहते। डॉक्टर मोर्टिमर ने, जो मुझसे ज़्यादा व्यवहार कुशल हैं, सिगार की राख से ऐसा निष्कर्ष निकाला। लेकिन वो हर शाम घूमने जाते थे। मैं सोचता हूँ कि वो हर दिन मूरगेट का इंतज़ार नहीं करते थे। इसके विपरीत प्रमाण ये हैं कि वो दलदल से बचते थे। इस रात्रि को वो वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। ये उनके लंदन जाने से पहले की रात थी। ये सब कुछ एक निश्चित रूप धारण करता है वॉटसन, ये सब जुड़ जाता है। कृपया मुझे मेरा वॉयलिन पकड़ा दें। अब हम इस विषय पर सारा विचार तब तक के लिए टाल दें जब तक हम प्रातः काल में डॉक्टर मोर्टिमर और सन हेनरी बात। तो आगे की कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।